हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो चंद्रमा पर ऑक्सीजन किस रूप में मिला है जिसे हम सांस नहीं ले सकते हैं। 9 तरह के टोटल एलिमेंट का पता लगाया है, कौन कौन से एलिमेंट है ये भी जानेंगे। वहाँ शिव शक्ति पॉइंट जो है जहाँ पर लैंडर उतरा है चंद्रमा पर, तो उसका तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कितना है तापमान, सतह और उसके नीचे का भी तापमान, तो बहुत वेरिएशन है उसमें, ये भी चर्चा करेंगे। एक और अफ्रीकी देश पर सेना ने कब्जा कर लिया है, वहाँ की सत्ता पर, वो जानेंगे। और क्यों लगातार अलग अलग अफ्रीकी देशों में सेना इतनी मजबूत होती जा रही है कि वहाँ की सत्ता पर उसका कब्जा होता जा रहा है, ये भी चर्चा करेंगे। गृह लक्ष्मी योजना जो हर महीने 2000 रुपये महिलाओं को देने की योजना है, किस राज्य में शुरू हुई है। एडीबी भारत के किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलेगा। और भी कई मुद्दे हैं, कई टॉपिक है, सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, जनवरी से लेकर अगस्त तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, अगर आपने नहीं देखा है तो देखेगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, PDF भी मिल जाएगा आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहला, रोवर प्रज्ञान ने किस उपकरण से चंद्रमा पर 9 तरह के एलिमेंट का पता लगाया है। कौन कौन से एलिमेंट हैं वो, ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन, उसकी मौजूदगी का पता लगा है किस इक्विपमेंट से। इसमें से आंसर होगा LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो चंद्रयान 3 के रोवर, उसका नाम है प्रज्ञान, तो उसी ने ये ढूंढा है और न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो क्या क्या ढूंढा गया है तो ये देख रहे हैं आप। ओके, एक तो है एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, इसके अलावा क्या क्या, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो इन सब चीज़ों को ढूंढा गया है। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसने ये ढूंढा है प्रज्ञान ने, और उसी में यहाँ पर ये एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, LIBS कहते हैं उसे, लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो क्या करता है, उसका काम है चांद की सतह के केमिकल कंपोजिशन और मिनरल कंपोजिशन का स्टडी करना, उसका पता लगाना। तो ये ढूंढा गया है, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 का। ठीक है, तो कैसे ढूंढा गया है इसको, देखिए इसके लिए वहाँ का जो सरफेस है ना, उस पर ये चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, उन सब पर हाई फोकस्ड लेजर का इस्तेमाल किया गया। और जब सरफेस गर्म हुआ तो उससे प्लाज्मा बना और इससे बने स्पेक्ट्रम को स्टडी करके एलिमेंट का पता लगाया गया है, 9 तरह के एलिमेंट का। ठीक है, होता ही है कि हर एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, जो ये देख भी रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर 9 तरह के एलिमेंट का पता लगाया गया है। और हाँ, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था ये वीडियो, तब तक हाइड्रोजन की खोज चल रही थी। महत्वपूर्ण बात ये है हाइड्रोजन को ढूंढना। ठीक है, हाइड्रोजन अगर मिल जाता है, मुझे पूरी उम्मीद है, तो उसके बाद वहाँ पर उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना। क्वेश्चन होगा, चंद्रमा पर रोवर प्रज्ञान को ऑक्सीजन किस रूप में मिला जिसे हम सांस नहीं ले सकते हैं। आंसर होगा ऑक्साइड। ऑक्साइड के रूप में मिला है, तो हम सीधे सांस में नहीं ले सकते हैं। चांद की मिट्टी पर ये जो ऑक्सीजन है वो उस फॉर्म में नहीं है, गैस फॉर्म में, जिसको हम सीधे सांस ले सकें, ऑक्साइड फॉर्म में। और इससे पहले हालांकि नासा ने भी चंद्रमा की मिट्टी में ऑक्सीजन का पता लगाया था, और इसलिए इसरो को पहले से यहाँ पर ऑक्सीजन मिलने की पूरी संभावना थी। अब सवाल होगा कि ऑक्साइड क्या है। देखिए, ये एक केमिकल कंपाउंड की कैटेगरी है और इसकी संरचना में एलिमेंट के साथ 1 या 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, जैसे Li2O, CO2, H2O आदि आदि। जैसे H2O यानी पानी, तो इसलिए इसरो जो है ना, वो ऑक्सीजन मिलने के बाद अब H यानी हाइड्रोजन की खोज कर रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस वजह से ऑक्साइड है, इस वजह से हम सांस नहीं ले सकते हैं वहाँ के ऑक्सीजन के को लेकर। ठीक है, हालांकि अभी आगे और रिसर्च होगा, जो बर्फ़ है वहाँ पर उसका आने वाले वक्त में पता लगाया जाएगा, तो फिर उससे ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन को हम उस रूप में निकाल लें कि हम सांस भी ले सकें। ठीक है, एक और बात कि जो चंद्रयान 3 का जो रोवर है वो लगातार चल रहा है, और क्या स्पीड है उसकी स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है चंद्रयान 3 इंडिया के लिए, तो आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन होगा, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट का तापमान कितना रिकॉर्ड किया? आंसर होगा इसका सतह पर 50 डिग्री सेल्सियस और सतह से 80 mm की गहराई पर -10 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा वेरिएशन है, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, गजब का वेरिएशन है। तो चंद्रमा की सतह और उसकी जो गहराई है ना, उसके अलग अलग कितनी गहराई करने पर कितना टेम्परेचर मिलता है, उन सब को डिटेक्ट किया जा रहा है। और उसमें एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, उसका नाम है चास्ट, CHASTE। उसका फुल फॉर्म है, क्या कहेंगे, चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है और गहराई में जाकर उसके टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस इक्विपमेंट ने 27 अगस्त को चंद्रमा के तापमान से जुड़ा हुआ पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था इसरो को। ठीक है, तो एक फ़ोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ मैं। ये फ़ोटोग्राफ रिलीज किया है इसरो ने। कब का फ़ोटोग्राफ है ये? 30 अगस्त का ये फ़ोटोग्राफ है। ओके, तो ये जो फ़ोटो है ना, किसने लिया है? तो रोवर जो है ना, रोवर यानी प्रज्ञान, उसी ने विक्रम जो लैंडर है उसका फ़ोटोग्राफ लिया है। ये चास्ट नाम का इक्विपमेंट जो है ना, वो गहराई, उसी के ज़रिए गहराई में वो उतरा 10 मिलीमीटर और उसने ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया -10 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर में यहाँ ये जो सतह है, यहाँ पर उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग गहराई पर उम्मीद है कि जब और नीचे ये गहराई की जाएगी तो और कम टेम्परेचर का पता लगेगा वहाँ पर। देखिए 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर की गहराई तक ये इसरो ये चाह रहा है कि गहराई करके और उसका टेम्परेचर का पता लगाया जा सके। अब सवाल ये है कि ये जो तापमान है ना, ये जो पता लगाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, उनका ये कहना है कि चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना गया है क्योंकि भविष्य में इंसानी बस्तियों को बसाने की यहाँ पर क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश जो है ना, वो कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहाँ के तापमान और बहुत सारी जानकारियाँ भेज रहा है, रिसर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, पता लगा रहा है, तो फिर वैज्ञानिकों को ये अब समझने में मदद मिलेगी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जो मिट्टी है ना, वो उसकी वास्तविक क्षमता कैसी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चंद्रयान 3 से संबंधित चीज़ों का तो पूरा पता चल गया आपको। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और हाँ, तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए ख़ास तौर पर ये 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, बहुत मामूली रकम है और 50% डिस्काउंट भी है, बस कुछ दिन बचे हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है मेंबरशिप प्लान का। इसके ज़रिए क्या क्या मिलेगा? PDF मिलेगा अगले 365 दिनों तक और पिछला भी मिल जाएगा आपको, वो सब डाउनलोड कर पाएंगे। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये कई तरह के PDF होंगे और वो भी 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, डिटेल, वीडियो का लिंक भी होगा ताकि अगर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं विजुअली तो आप क्लिक करें और फिर वो वीडियो ओपन हो जाएगा। इसी मेंबरशिप के साथ फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। जैसे डेली का मॉक टेस्ट, हालांकि वो तो सबके लिए फ्री है, लेकिन वीकली मॉक टेस्ट जो मेंबरशिप के साथ मिलता है, मंथली मॉक टेस्ट जो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप के साथ ही है। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के, चाहे BPSC हो, UPSC हो, SSC हो, UPPSC हो, तो सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। तो देखिएगा ज़रूर, ये मेंबरशिप प्लान इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है और हेल्पलाइन नंबर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने अगस्त 2023 में सत्ता पर कब्जा कर लिया? आंसर हुआ गैबॉन। क्या है? गैबॉन। तो न्यूज़ देख रहे हैं आप। मिलिट्री ऑफिसर्स ने पावर सीज कर लिया प्रेसिडेंट का, मतलब सत्ता पर कब्जा कर लिया।
अब मैप के जरिए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो यह रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। ये पूरा अफ्रीका है, और यहाँ रेड कलर में आप देख रहे हैं वो है गैबॉन, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है? लिब्रेविल उसकी राजधानी है। आधिकारिक भाषा फ्रेंच है वहाँ की। मुद्रा है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ओके। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो ये है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये कैमरून है, और ये है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। तो इन 3 देशों से घिरा हुआ है, उस तरफ समुद्र है, तो ये देश है। और ख़ास बात ये है कि ये इक्वेटर पर है, ठीक है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, वहाँ पर स्थित ये देश है। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मान लीजिए अफ्रीका की ही बात करें हम, तो अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जो कि इक्वेटर पे हैं? तो कौन कौन से देश हैं? तो एक तो गैबॉन हो गया, दूसरा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, तीसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC जिसको कहते हैं, ठीक है। और अगला देश है युगांडा, केन्या, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ओके। तो ये सेंट्रल अफ्रीकी कंट्री है गैबॉन। वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। वहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और उसमें धांधली का आरोप लगाया सेना ने, और चुनाव को खारिज करके सेना ने तमाम सरकारी संस्थाओं को भंग कर दिया है, और इसी के साथ उसके बॉर्डर भी सील कर दिए हैं। सरकारी मीडिया है वहाँ का गैबॉन 24, उस पर आकर मिलिट्री अधिकारियों ने कहा है कि हमें चुनाव पर भरोसा नहीं था, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। गैबॉन में कुछ वक्त पहले ही राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, और 27 अगस्त को ये फैसला आया था। वहाँ के राष्ट्रपति ये हैं, ठीक है। इन्हीं को हटाया गया है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? अली बोंगो ओंडिम्बा, अली बोंगो ओंडिम्बा। तो तीसरी बार ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन इसके 3 दिन बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और कहा कि देश की शांति के लिए और विकास के लिए हम सरकार को हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 53 ईयर से यानी 53 साल से यहाँ पर बोंगो परिवार का शासन था, जो कि अब ख़त्म हो गया है तख्ता पलट के साथ ही। और ये माना जा रहा है कि जो राष्ट्रपति थे अभी तक, उन पर फ्रेंच सरकार का वरद हस्त प्राप्त था, मतलब उनका समर्थन था फ्रेंच सरकार का। और कभी ये गैबॉन जो है वो उपनिवेश रह चुका था फ्रांस का, फ्रेंच कॉलोनी रह चुका था। और अब वहाँ हालात ये हैं, गैबॉन के लोगों में एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट फैला हुआ है फ्रांस के ख़िलाफ़ में, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि फ्रांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनके देश में दखल देता है। तो चुनाव हुआ, उसके बाद विपक्षी दलों ने ये कहा था कि चुनाव के वक्त इंटरनेट बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए थे, और ये सब राष्ट्रपति बोंगो ने इलेक्शन जीतने के लिए किया था, ठीक है। तो ये हालात हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, संकट में वहाँ अफ्रीका के कई सारे देश हैं, क्योंकि अलग अलग देशों का, कहीं पर फ्रांस का, कहीं पुर्तगाल का, कहीं अमेरिका का, मतलब वहाँ पर नज़र है। और नतीजा ये देखते हैं हम लोग कि अलग अलग देशों में तख्तापलट की घटनाएं होती रहती हैं। पिछले कुछ साल में एक के बाद एक देशों में तख्तापलट हुआ है। 2019 से अभी तक 7 देशों में ऐसा हो चुका है। कौन कौन से देश हैं? एक तो गैबॉन, यहाँ पर ये वाला, ये तो हम लोगों ने देखी है। ये कब हुआ? अगस्त 2023 में। अभी नाइजर, ये वाला रेड वाला है, वहाँ जुलाई यानी पिछले महीने जुलाई 2023 में हुआ था। बुर्किना फासो यहाँ पर है, ये वाला देश है, तो वहाँ जनवरी 2022 में तख्तापलट हो चुका है। गिनी सितंबर 2021 में, गिनी यहाँ वाला, ये गिनी है, तो सितंबर 2021 में वो तख्तापलट हो चुका है। अगला देश है चाड, ये वाला नाइजर के बगल में, वहाँ अप्रैल 2021 में। माली, ये वाला है देश माली, तो वहाँ पर अगस्त 2020 में। और सूडान, ये वाला देश देख रहे हैं आप, वहाँ अप्रैल 2019 में ही तख्तापलट हो चुका है। और कुछ महीने पहले ही वहाँ पर भगदड़ सी स्थिति देखी थी, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आपस में लड़ रहे थे। तो एक के बाद एक देश जो है ना वहाँ पर फेल होता जा रहा है, और वहाँ पर सेना का कब्जा होता जा रहा है उस देश पर। सेना के कब्जे में देश ढंग से चल नहीं पाता है,
पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है वो देख ही रहे हैं आप, ठीक है। तो ये स्थिति है, अफ्रीका की ये हालत है जो आपको समझना चाहिए। एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन इन सब के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये सहायता देने की गृह लक्ष्मी योजना शुरू हुई है? आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में ये योजना शुरू हो गई। कब शुरू हो गई? तो 30 अगस्त को ये शुरू हुई है। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इसका फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। किसने शुरू की ये योजना? तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और सांसद राहुल गांधी, दोनों ने मिलकर ये इस योजना की शुरुआत की है मैसूर में, ठीक है, 30 अगस्त को। और इस योजना की शुरुआत के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री, उधर देख रहे हैं आप, DK शिव कुमार सहित कई लीडर थे। क्या है ये गृह लक्ष्मी योजना? देखिए, इस योजना के तहत कर्नाटक की महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी अकाउंट में कैश के तौर पर। और ये योजना उन महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम पर राशन कार्ड है, और जो महिलाएं या उनके पति इनकम टैक्स देते हैं तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। और योजना के उद्घाटन के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें 1,09,54,000 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उन सब के खाते में 2,000 रुपये वहाँ पहुँच चुके हैं। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, और उसने ये वादा किया था कि 100 दिन में ही ढेर सारी योजनाएं हम लॉन्च करेंगे। तो वहाँ कौन कौन सी योजनाएं शुरू हो चुकी हैं? तो गृह लक्ष्मी योजना, जो कि महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देने की योजना है। दूसरा है शक्ति योजना, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा। तीसरी है गृह ज्योति योजना, उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी हर परिवार को। युवा निधि योजना, ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है। अन्न भाग्य योजना, ये BPL परिवार के प्रति व्यक्ति को 10 किलोग्राम जो ना वो चावल या अनाज देने की योजना है। तो ये है वहाँ पर, ठीक है। तो कर्नाटक, वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत, और राजधानी बेंगलुरु है। ये रहा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत सरकार के साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ये स्थापित होगा, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये घोषणा की है। अगर अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की बात करेंगे तो अभी हाल ही में कौन सा केंद्र खुला था भारत में? तो गुजरात में खुला था WHO का सेंटर फॉर ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन। और उसके बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करेंगे तो वो है ADB का ये जो सेंटर स्थापित होने जा रहा है वो। इसमें जलवायु परिवर्तन और जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें, उन सब पर बात होगी, ये केंद्र होगा, ठीक है। तो ADB, उसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस में किस जगह? मांडलुयांग में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा ने भारत के किस पड़ोसी देश के फुटबॉल महासंघ यानी फेडरेशन से प्रतिबंध हटा लिया है? आंसर होगा श्रीलंका, ठीक है। तो अभी अगस्त में ये जो प्रतिबंध था वो हटा लिया है। प्रतिबंध लगा क्यों था? क्योंकि वहाँ के सरकार का हस्तक्षेप, वहाँ के फेडरेशन बहुत ज़्यादा था, चुनाव वगैरह हो नहीं रहे थे, और सरकारी प्रतिनिधि ही वहाँ पर बैठे थे उसके अलग अलग पदों पर। तो इस वजह से फीफा ने बैन लगा दिया था। कब लगाया था? जनवरी में ही लगाया था इसी साल। तो अब ये प्रतिबंध हटा लिया गया है क्योंकि वहाँ चुनाव वगैरह फिर से हो गए हैं। तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ये रहा। राजधानी क्या है? 2 राजधानी है, श्री जवर्धने पुरेकोट्टे, वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है यानी विधायी राजधानी है, और कोलंबो जो है ना वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है यानी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी। वहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी HS प्रणय ने कौन सा पदक हासिल किया है? आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो कहाँ पर यह आयोजन हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। कब से कब तक? 21 से 27 अगस्त तक। और ख़ास बात है कि कांस्य पदक जीतने के साथ ही
एच.एस. प्रणय जो है ना वो भारत के ऐसे 5वें खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने अब तक वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। इससे पहले विजेता कौन कौन रहे हैं उन सबको भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो कौन कौन से हैं? किदाम्बी श्रीकांत सिल्वर मेडल, लक्ष्य सेन कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, साई प्रणीत ब्रॉन्ज मेडल, प्रकाश पादुकोण ब्रॉन्ज मेडल। प्रकाश पादुकोण ये दीपिका पादुकोण के पिता, ठीक है। तो मतलब इन सब ने अभी तक मेडल जीता था वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में और 5वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं। यहाँ पुरुषों की बात हो रही है तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये एच.एस. प्रणय। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जामिनेशंस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जबरन गायब होने के शिकार लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त इसका आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 31 अगस्त, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में इस दिवस का ऐलान किया था। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। ओके, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसा लगा और शेयर कर दीजिए मित्रों को, दोस्तों को। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।